हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान इन तीनों सब्जेक्ट का मिला हुआ 210 ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, 210 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए, जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर फास्ट में आप लोगों को मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस यानी रिवीजन करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, और आपका ये जो सेशन है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि 210 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव लिया हूँ वो बोर्ड परीक्षा को देखते हुए, यानी कि किस प्रकार की, किस प्रकृति की, किस नेचर की क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड परीक्षा आपको पूछती है, उसी प्रकार से मैं लेकर के आया हूँ बच्चों। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा अच्छी तरह से पानी उनी पी करके अच्छी तरह से बैठ जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अच्छी तरह से बैठेंगे बच्चों एक जगह दब करके, तब आपका जो है आदत बनेगा। क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 3 घंटा होने वाला है, 3 घंटे का एग्जाम है, एक एक पेपर। तो 3 घंटा तक आपको एक जगह स्थिर रह करके प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपको एग्जाम देनी है, परीक्षा देनी है। तो वो प्रैक्टिस कहाँ पर होगा? वो प्रैक्टिस आपको यहीं से करके जाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं, है ना, एक अच्छी लाइन के साथ। हम समंदर हैं, हमें खामोश ही रहने दो। हम समंदर हैं, हमें खामोश ही रहने दो। जरा सा मचल गए तो शहर के शहर डुबो देंगे, है ना। तो क्वेश्चन पेपर आने के बाद उसका सॉल्यूशन हम आसानी से कर सकेंगे बच्चों इस सेशन से। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो किस में होती है बच्चों? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधों में। किस में होती है? ग्रीनरी प्लांट यानी कि हरे पौधों में। हरे पौधे के पत्तियों में क्या पाई जाती है बच्चों? आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाई जाती है, जो क्या करती है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर के और क्या करती है बच्चों? अपना भोजन जो है स्वयं बनाती है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो प्लेन मिरर होती है, समतल दर्पण जो होता है, ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है बच्चों? तो हमेशा याद रखिएगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? आभासी। और कैसा? तो सीधा बनाता है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा, सीधा बनाता है। चलिए आगे बात करते हैं, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, यानी कि जो अमीबा जंतु है ये अपना भोजन जो है कैसे पकड़ता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कैसे होगा, क्या होगा बच्चों? कूटपाद के द्वारा। यानी कि अमीबा का जो इस प्रकार से आकृति होती है, यहाँ बीच में उसका एक केंद्रक होता है, बस और कुछ नहीं होता। तो ये जो कूटपाद है ना, ये इसके द्वारा, मान ली यहाँ पर भोजन है तो ये इस तरह से जाता है और इधर से आता है और सट करके इस भोजन को अपना केंद्रक की ओर भेज देता है और खा लेता है उसको। तो कूटपाद के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है बच्चों, तो यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सा गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो आपका क्लाइमेट है, जलवायु है, टेम्परेचर है, ये बहुत ही ज्यादा तीव्र से भू प्रपर्टी का बढ़ रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सारे प्रश्नों को आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है एक एक करके। ठीक है, चलिए 5वां नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है बच्चों, इकोसिस्टम, इसमें जो है मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश ही मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा 5वें नंबर प्रश्न का। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, देखिए बच्चों ये सब प्रश्न आपका पूछा हुआ भी है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? अनंत होती है। कैसी होती है बच्चों? अनंत। यहाँ पर आपको मैं फोकस दूरी से बात बता दूं, 3 प्रकार का दर्पण मैंने आपको पढ़ाया बच्चों। एक आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। उसके बाद उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है बच्चों? मुख्य रूप से पॉजिटिव होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये प्रश्न आपका इस प्रकार से आपका आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं, जो भी हरे पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? उत्पादक कहलाते बच्चों। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है, व्यवहार किया जाता है? तो चुंबक बनाने के लिए मुख्य रूप से बच्चों नरम लोहा, यानी कि मैग्नेट बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल 8वें नंबर प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है, जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, ये कहाँ पर पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है? वायुमंडल के निचली सतह पर, ऊपरी सतह पर, मध्य सतह पर, इनमें से किसी में भी नहीं। तो वायुमंडल के मध्य यानी कि बीच वाली सतह पर पाई जाती है ओजोन परत। अच्छा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन परत का क्या कार्य है? तो ओजोन परत हमें क्या करती है बच्चों? पराबैंगनी किरण, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण है बच्चों, उसको पृथ्वी तक आने से रोकती है। यदि वो पृथ्वी तक आ जाए तो पृथ्वी पर क्या होगा बच्चों? अधिकांश लोग कैंसर रोग से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या होती है बच्चों? मुख्य रूप से पराबैंगनी किरण को पृथ्वी तक सीधे आने से रोकती है। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, यानी जो वायु होता है इसमें प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी? तो आपको याद रखना है बच्चों, वायु और
निर्वात में अगर आप तुलना करेंगे तो वायु क्या है बच्चों, निर्वात की तुलना में थोड़ा सा सघन माध्यम है, इसलिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है। अगला सवाल है आपका, अगला प्रश्न है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। जो तालाब है ये किस प्रकार का प्रमुख रूप से इकोसिस्टम है। तो ये आपका जो तालाब है बच्चों मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, मानव द्वारा निर्माण किया जाता है, इसलिए इसको कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। अगला सवाल है आपका, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, टंगस्टन का। चलिए लगातार इसी तरह से आप लोग रहिए बच्चों कंटिन्यू। टंगस्टन का बना होता है बल्ब का जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है। अगला सवाल है, कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, यानी कि आपको इसमें से बताना है इन चारों में से कौन सा एंजाइम है जो क्या करता है, वसा का प्रक्रिया करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लाइपेज। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। मैं आपको बता दूं बच्चों 210 प्रश्नों का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है 210। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से बैठ करके सारे प्रश्नों का एक एक करके फास्ट में आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है, ठीक है। प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है। नेत्रोद के अंतरपृष्ठ पर, अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है, यानी कि जब ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक हो जाए, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर आप उस स्थिति को क्या कहेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटेंशन। और जब सामान्य से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, ठीक है। अगला सवाल है, टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है, यानी कि जो आपका बल्ब का जो फिलामेंट तंतु जो बना होता है टंगस्टन का, वो कितने डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री तापमान पर पिघलता है। तो याद रखिएगा 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों। आयोडीन की कमी से, आयोडीन क्या एक नमक है, इसकी कमी से कौन सा रोग, तो घेंघा रोग होती है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है आपका, प्रश्न संख्या 18 है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, यानी कि जब निकट दृष्टि दोष होगा तो वहां पर उसका जो निवारण किया जाएगा तो किस लेंस के व्यवहार से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। यहाँ पर बहुत आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है, ये प्रश्न 2 बार पूछा हुआ है 2016 और 2020। तो कंफ्यूजन को आपको दूर करना है, निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, मल मूत्र, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी कि मनुष्य का जो आंख होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। सारे प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग को मालूम होगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, यानी कि जो कवक होते हैं एक कोशिकीय कवक, तो उसमें कौन सी जो है प्रमुख रूप से भोजन की कौन सी विधि पाई जाती है। तो यहाँ पर उसमें पाया जाता है बच्चों मृतजीवी, मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करना। ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों से बना होता है। जो श्वेत रंग होता है वो कितने रंगों से, यानी कि जो सूर्य की प्रकाश आप देखते हैं दिन में, वो कितने रंगों से टोटल मिलकर के बना होता है बच्चों, तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को रंग भी याद रखना है, तो यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं बैगनी, आ, पीना, ला। तो आप लोग को 2 याद रखना है कम से कम। बैगनी जिसका जिसका जो प्रमुख रूप से क्या होता है बच्चों, तरंग दैर्घ्य सबसे कम है ना, विचलन जिसको बोलते हैं, प्रकीर्णन। और यहाँ पर एक होता है आपका लाल, है ना, लाल, यानी कि बैगनी सबसे पहला हो गया, यानी विबग्योर में वी से वायलेट और रेड, 8 से रेड हो जाएगा। अगला है आपका, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पढ़ाया होता है, यानी कि जो दंत मंजन होते हैं टूथपेस्ट, वो किस प्रकृति की होती है, तो आपको याद रखना है क्षारीय प्रकृति की बच्चों, ठीक है। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है बच्चों, नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो होते हैं, उसमें मुख्य रूप से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका उत्तल लेंस। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। अगला सवाल है, सभी हरे पौधे होते हैं, जितने भी हरे पौधे हैं वो क्या होते हैं बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है स्वपोषी, वो खुद से भोजन बनाते हैं, इसलिए उसको स्वपोषी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा तेजी सेशन को करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न है ना, 200 का 10 प्रश्न है तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगला प्रश्न है आपका, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, यानी कि कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे कि आपको वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए, तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बच्चों, अवतल दर्पण। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, 100 मिलीलीटर रक्त में, यानी कि खून में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो 100 मिलीलीटर में 30 मिलीग्राम जो होता है प्रमुख रूप से जो है यूरिया की मात्रा होती है 30 मिलीग्राम। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है तारे के टिमटिमाने को का क्या कारण है, यानी कि जो तारे टिमटिमाते हैं रात में आपको दिखाई देते हैं बच्चों, उसका कारण क्या है? तो आप लोग को याद रखना है वायुमंडलीय अपवर्तन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी कि जो स्लाइड है उसको जो है सर्वप्रथम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है उससे देखा जाता है कितना पर? तो यहाँ पर 10 गुने पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन आवश्यक है, यानी कि जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो उसके लिए किस चीज़ का होना जरूरी है? तो भारी नाभिक का होना जरूरी है, और उसके लिए मुख्य रूप से यूरेनियम धातु, जिसका परमाणु संख्या होती है 92 और इसका द्रव्यमान होता है बच्चों 238 यानी कि 238। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला, पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है, यानी कि जो टैनिन नामक जो पदार्थ है बच्चों मुख्य रूप से पौधों में पाई जाती है, वो पौधे के किस भाग में जमा होती है, किस भाग में? तो आपको याद रखना है कि पौधों की छालों में, या पौधों की मुख्य रूप से छालों में जो है टैनिन पदार्थ जमा रहता है, संचित रहता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, यानी कि सबसे अधिक प्रकीर्णन जो करता है कौन सा रंग? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक करता है बच्चों लाल। यहाँ पर क्या होगा? सबसे अधिक लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल नहीं बच्चों सॉरी, यहाँ पर होगा नीला। नीला जो है सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है, इसी के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं, यानी कि एक जवान आदमी है उसके मुंह में कुल कितने दांत होंगे? तो 20 होंगे। और एक बच्चा होगा तो उसमें ये, एक जवान आदमी होगा तो 32 और बच्चा होगा तो उसमें प्रमुख रूप से 20 दांत होंगे। अगला प्रश्न है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण, एक अल्फा कण है उसको पश्चिम की तरफ एक अल्फा कण को प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है, और मुख्य रूप से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उसको उत्तर की तरफ घुमा दिया जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ घुमा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? मुख्य रूप से ऊपर की तरफ इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो ऊपर मुखी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग नहीं पाया जाता है, विशेष अंग उत्सर्जन कार्य के लिए? तो आपको याद रखना है बच्चों यहाँ पर अमीबा, अमीबा के लिए उत्सर्जन का कोई तंत्र नहीं होता है, कोई अंग नहीं होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, यानी कि जो वस्तु का इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है आंख के कौन सा भाग में? तो याद रखिएगा रेटिना में, रेटिना या फिर इसका दूसरा नाम है दृष्टि पटल। ये भी प्रश्न आपका ऑलरेडी आया हुआ है। अगला सवाल है आपका क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी कि जो क्लोरोफिल वर्णक है इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है हरा, और इसी हरा के कारण पत्ती का रंग भी हरा होता है बच्चों। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश, तो आपको याद रखना है एसआई मात्रक में, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। क्या होता है बच्चों? कूलम होता है। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। ओम किसका होता है? रेसिस्टेंस प्रतिरोध का। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। अगला प्रश्न है अग्नाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है, अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इनमें से सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सारे यहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है, यानी कोई एक बाल्टी है और इस बाल्टी में पानी है बच्चों, इस बाल्टी में पानी है, तो आप देखेंगे भरी हुई बाल्टी है तो उसमें पानी की सतह को आपको कम दिखाई देगा, कौन सा कारण से? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण से होता है ऐसा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? सबसे अधिक जो है आपको अपवर्तनांक बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों हीरा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42, जो काफ़ी अधिक होता है। हवा, इसका अपवर्तनांक कम है, बहुत ही कम है होता है। शीशा का भी हीरा की अपेक्षा कम होता है, जल का भी कम होता है। तो यहाँ पर आपका हीरा का सही राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी पूछा हुआ है आपका कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 2.42। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र का सबसे वृहद अंग होता है, पाचन तंत्र का जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है बच्चों? आमाशय, अग्नाशय, यकृत या पित्ताशय? तो सबसे बड़ा भाग है वो आपका यकृत। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है धातु के ऑक्साइड मूलतः होते हैं, जो भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? भस्म प्रकृति, लवण प्रकृति, अम्ल प्रकृति या फिर आपका अवधातु प्रकृति का? तो यहाँ पर जो भी धातु के ऑक्साइड होते हैं बच्चों याद रखिएगा भस्म प्रकृति की होते हैं, और जो भी अवधातु के ऑक्साइड होते हैं, अवधातु के ऑक्साइड वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं बच्चों। अवधातु, अ से अवधातु, अ से अम्लीय, धाव से धातु यहाँ पर लगा देंगे और भस्म कर देंगे बच्चों उसका ऑपोजिट। अगला है आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो अवतल दर्पण होता है कॉनकेव मिरर, इसका जो फोकस दूरी होता है बच्चों कैसी होती है? तो हम लोग को याद रखना है ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि जो खुद से भोजन बनाते हैं हरे पौधे, उसके लिए कौन कौन चीज़ की आवश्यकता होती है? तो आपको मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर।
अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो NaOH है बच्चों, ये क्या है? एक अम्ल है, भस्म है, क्षार है या फिर लवण है? तो हमने देखा NaOH, OH जिसमें भी आएगा वो हो जाएगा क्षार, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भस्म। और जिसमें हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन होगा तो वो हो जाएगा अम्ल। अगला आपका प्रश्न है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि आप लोग जो दर्पण मुख्य रूप से दाढ़ी बनाने के लिए बच्चों नाई के पास जो जाया जाता है तो उसके पास कौन सा दर्पण रहता है? तो याद रखिएगा दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ताकि फेस जो है, चेहरा जो है, इसका बड़ा सा प्रतिबिंब प्राप्त हो और हमको अच्छी तरह से दिखे, शरीर का, चेहरा का कोई भी भाग आसानी से कटे ना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? यानी कि मछली जो हृदय होते हैं उसके कितने कोष्ठक होते हैं? तो उसके हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं बच्चों। और मनुष्य के शरीर में कितने कोष्ठक होते हैं? 4, है ना। बायालिन, दायालिन, बायानिलय, दायालिन, है ना, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है आपका शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी कि भोजन का पाचन हमारे शरीर में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण। कैसे होगा ऑक्सीकरण बच्चों? हम लोग खाते हैं कुछ भी तो वो ग्लूकोज के रूप में जाता है, C6H12O6, और ये ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। ऑक्सीजन के साथ किसी भी पदार्थ का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है आपको बताना है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बच्चों? 2 नियम है। सबसे पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही क्या होती है? एक ही तल में होती है। दूसरा इसका नियम है कि किसी खास रंजक के लिए, किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक निश्चित होता है, नियतांक होता है ना, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर 2 ये मुख्य रूप से इसके नियम है। अगला आपका प्रश्न है सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो होगा एक आदमी का सामान्य अवस्था में वो कैसा होगा बच्चों? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए सबसे हाई, यानी कि ऊपर होना चाहिए 120, ऊपर कितना होना चाहिए 120, और नीचे कितना होना चाहिए 80, यानी कि 120 से ऊपर चल गया तो आप लोग बोलेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और 80 से नीचे आ गया तो उसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, है ना, बीपी उसका लो हो गया, उसका बीपी हाई हो गया, इस प्रकार से बात करते हैं आप लोग। तो 120/80 ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। सही से पढ़ करके जाइएगा क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन का बहुत ही ज़्यादा चांस बन जाता है। देखिए दूसरा ऑप्शन में देखिएगा तो 80/120 है, तो आपको याद रखना है 120/80 होता है। अगला प्रश्न है आपका 52वें नंबर का। चलिए बहुत अच्छी बात, हम लोग जो है फटाफट हम लोग करते हैं जा रहे हैं, हाफ सेंचुरी हमारा कंप्लीट हो गया है ना। चलिए अगला प्रश्न है मोमबत्ती का जलना है, मोमबत्ती जो जलती है ये इसमें किस प्रकार की परिवर्तन या किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? रासायनिक अवस्था में परिवर्तन, प्राकृतिक अभिक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। मोमबत्ती का जलना कैसी अभिक्रिया बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती जो जलती है इसमें ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, और ऑक्सीजन के साथ संयोग करना किसी भी पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण क्या है? एक अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए, यानी कि आपको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे आप? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको सिंपल मालूम होना चाहिए कि यदि हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सीधा सीधा जुड़ जाता है R1 + R2, R1 + R2। मान लीजिए अगर 1 है और यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। लेकिन 1/R1 1/+1/R2 करेंगे तो कम हो जाएगा। इसलिए श्रेणी क्रम में जोड़ने से हमको समतुल्य प्रतिरोध ज़्यादा प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर का शारीरिक तापमान होता है, यानी कि जो मनुष्य का जो शरीर होता है उसका शारीरिक जो तापमान होता है कितना डिग्री सेल्सियस? तो उसका जो शरीर का तापमान होता है बच्चों कमरे के तापमान के बराबर होता है, और कमरे का तापमान कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्ति की संरचनात्मक, यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से थोड़ा सा ये हो गया बच्चों, जो आपका यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन के जगह क्या होना चाहिए? विरेचक। क्या होना चाहिए बच्चों? विरेचक होगा, व्यक्त नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग कर देंगे, थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है कभी कभार टाइपिंग में। चलिए विरेचक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो विरेचक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बच्चों? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन हमारा डी ऑप्शन में दिया हो तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपको पूछेगा कि तंत्र की संरचनात्मक, तंत्रिका जो कोशिका होती है बच्चों प्रमुख रूप से, उसकी जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं न्यूरॉन। याद रखिएगा न्यूरॉन और नेफ्रॉन, थोड़ा सा ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस यानी कि जो है प्रमुख रूप से समांतर किरण पुंज को एक जगह जमा कर दे, एक जगह जमा कर देगा तो उसी को बोलते हैं अभिसारी। तो अभिसारी इसमें से कौन है बच्चों? लेंस। उत्तल की अवतल, तो मुख्य रूप से यहाँ पर हो जाएगा उत्तल लेंस। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दर्पण के बारे में पूछेगा तो अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? यानी कि जब लोहे में जंग लगेगी तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संक्षारण। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण जो है मुख्य रूप से कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है किसका होता है। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों विवग्योर, तो वी से वायलेट यानी कि बैगनी और आर से रेड, तो यहाँ पर जो विवग्योर यानी कि वी जो है बैगनी, इसका सबसे तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। क्या होता है इसका न्यूनतम, और लाल का सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है न्यूनतम, तो बैगनी का न्यूनतम हो गया और लाल का अधिकतम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60वें नंबर का, लोहे की परमाणु संख्या होती है, लोहे की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है। तो याद रखना चाहिए आप लोगों को 26। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों, 26। अगला प्रश्न है मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, यानी कि मनुष्य का जो मानव का जो हृदय होता है वो जो धड़कता है 1 मिनट में कितना बार, तो 72 बार धड़कता है बच्चों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है, तो निर्वात में होती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पित्त रस स्रावित होता है, पित्त रस जो स्रावित होता है वो किससे होती है बच्चों, लार ग्रंथियों से, आंत की ग्रंथियों से, पेट से या फिर लीवर से। तो मुख्य रूप से पित्त रस जो होता है बच्चों वो आपका लीवर यानी कि यकृत से होती है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। जो संगमरमर होती है बच्चों जिसको बोलते हैं चूना पत्थर, खड़िया, चाक, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसका सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, जो जलता हुआ मोमबत्ती होता है वो किस ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलती है। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए बच्चों जलता हुआ मोमबत्ती हमेशा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, क्योंकि वो प्रकाश देता है और उसमें कौन सी ऊर्जा निश्चित रहती है, यानी कि जमा रहती है, संचित रहती है, तो वो रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें जो है कोई एंजाइम नहीं होता है। आपको बताना है इन चारों में से किसमें जो है कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्तरस में, अमाशय में, या फिर लार में, या फिर अग्नाशय में। तो पित्तरस में कोई भी आपका एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है। आपको चारों में से बताना है कि इसमें से कौन गंधीय सूचक नहीं है। वेनेला ये गंधीय सूचक है, प्याज ये भी गंधीय सूचक है, लौंग का तेल ये भी गंधीय सूचक है, लेकिन शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है बच्चों, सॉरी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस क्षर का उपयोग करते हैं वो कौन सा बच्चों मुख्य रूप से पदार्थ है, तो नरम लोहा। क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस प्रकार की झिल्ली है, पारगम्य, अपारगम्य, या फिर अर्धपारगम्य। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, अर्धपारगम्य। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा जो जल होता है इसका पीएच मान होता है 5.6 से कम। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितना किलोमीटर होना चाहिए पवन, यानी कि वायु का चाल 150 किलोमीटर से अधिक, या 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 12 से 14, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो होना चाहिए बच्चों 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम। तो यहाँ पर आपका प्रति घंटा जो है यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है किसी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुक्राणु का निर्माण होता है। जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है स्पर्म का, वो किस में होता है, विरेचन में, गर्भाशय में, अंडाशय में, या फिर इनमें से सभी। तो शुक्राणु मुख्य रूप से बच्चों नर जनन में यानी कि नर भाग में बनता है बच्चों मुख्य रूप से। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा विरेचन में, विरेचन में निर्माण होता है इसका शुक्राणु का। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में टोटल कितने आवर्त हैं। तो टोटल आवर्तों की संख्या कितनी है बच्चों, इस प्रकार से कितने आवर्त हैं। तो यहाँ पर टोटल आवर्तों की संख्या 7 है। हमारे आवर्त सारणी में कितने टोटल आवर्ती है, अभी आधुनिक आवर्त सारणी में 7। और कितने समूह है, तो समूह की संख्या टोटल 18 है। कितने 18। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है, यानी कि सीधे सीधे सनलाइट को और विद्युत ऊर्जा में बदल दे। सीधा सूर्य प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन है बच्चों, सौर कुकर, सौर सेल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हो जाएगा सौर सेल, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, यानी कि दिमाग का कौन सा ऐसा भाग है जो क्या करेगा, मुख्य रूप से शरीर का संतुलन बनाए रखेगा। तो ये होता है आपका अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है आपका 76वें नंबर का, समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, यानी कि जो 17वें ग्रुप का जो तत्व है, एलिमेंट्स है, वो क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है हैलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बच्चों, हैलोजन ग्रुप। और उसमें कौन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 77वें नंबर का, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। जो तारे जो टिमटिमाते हैं, तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपका प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे आपको प्रकाश का अपवर्तन बोले या फिर आपका वायुमंडलीय अपवर्तन बोले बच्चों, दोनों एक ही बात होती है। ऊपर का प्रश्न में आपका एक बार हम लोगों ने इस प्रकार का प्रश्न सोल्यूशन किया था ऊपर में, तो वहाँ पर मैंने आपको वायुमंडलीय अपवर्तन बताया था, लेकिन यहाँ पर आपका प्रकाश का अपवर्तन, तो किसी भी कोई भी रहे लेकिन अपवर्तन होनी चाहिए।
अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बाह्य निषेचन करता है, यानी कि ये चारों में से कौन जो है बाह्य निषेचन करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका गाय। गाय क्या करता है बच्चों, बाह्य निषेचन करता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो ऑक्सीजन का अगर बोले तो ऑक्सीजन गैस का 2 होता है, ओजोन का कितना होता है 3 होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है, ओजोन में 3 होते हैं। तो हमारा ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो जल विद्युत संयंत्र होते हैं बच्चों, वो प्रमुख रूप से कौन सा ऊर्जा को बदलता है। तो वो बदलता है पानी में उपस्थित, जल में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा को। जो उसमें स्थितिज रहती है बच्चों, स्थिति रहती है, उसी को बदलता है वो विद्युत ऊर्जा में। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, यानी कि कौन सा जो अभिक्रिया है उसको उच्च ताप पर ही पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में जो डायलिसिस थैली है वो कौन है बच्चों। तो डायलिसिस का थैली है वो आपका नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, विरेचक की। विरेचक किसको बोलते हैं, किडनी। किडनी का क्या काम है बच्चों, किडनी करता है हमारे मुख्य रूप से उत्सर्जन का कार्य। उत्सर्जन का कार्य मतलब कि मलमूत्र ये सब चीज को शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की जो मात्रा है वायुमंडल में कितनी है, तो वो है आपका 0.03%। और कार्बन की मात्रा पूछेगा आपको बताना है 0.02%। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पूछा हुआ है, कार्बन भी पूछा हुआ है, दोनों पूछा हुआ है क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए 2 डायोप्टर यानी कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर यानी कि उसका फोकस जो होगा वो कितना होगा। तो आप लोग को फोकस आप लोग जानते हैं फॉर्मूला बच्चों, डायोप्टर यानी कि क्षमता जो निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला लगता है 1/f। और यहाँ पर आपका मान दिया हुआ है 2 डायोप्टर, 2 यानी कि यहाँ पर हो गया 2। तो f बराबर कितना होगा बच्चों, यहाँ पर f निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और 2 क्या है बच्चों आपका मुख्य रूप से मीटर में है, मीटर में है। तो इसको अगर सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। देखिए 2 5 6 10 तो 0.5 हो गया। और 0.5 को 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है, जो रेजिन है ये किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चीड़। चीड़ पौधे का रेजिन जो है मुख्य रूप से उत्सर्जित पदार्थ है। अगला प्रश्न है 86 नंबर का, निम्न में किस अणु में द्विबंधन नहीं होता है। द्विबंधन नहीं होता है इसमें दिखाना है आपको, अपने फटाफट क्या करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच दो बंधन है। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड के बीच देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के बीच कार्बन का एक अणु, यहाँ पर कार्बन का कितना होता है बच्चों, टोटल मुख्य हम लोग जानते हैं कार्बन का बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4, तो यहाँ पर मुख्य रूप से 4 बंधन होना चाहिए। तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 बंधन हो गया, एक ऑक्सीजन के साथ 2 बंधन हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया। C2H2 का भी हम लोग देख लेते हैं। तो C2H2 में तो C और C के बीच 2 कार्बन के बीच 2 डबल बॉन्ड आ गया और एक यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। एक यहाँ पर H हो गया, एक यहाँ पर H हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या पता चला बच्चों, यहाँ पर इसमें ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि 2 से भी ज़्यादा है C2H2 में। इसके बाद NH3 में आपका सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों, इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। NH3 का अगर आप लोग चित्र देखेंगे तो इस प्रकार से होता है NH3। यहाँ पर हो गया एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया, एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन मुख्य रूप से क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड के द्वारा होता है, इसलिए ये द्विबंधन नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है वसा का वाहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है, यानी जो वसा का जो वाहन होता है शरीर में किसके माध्यम से होता है, अमाशय के द्वारा, यकृत के द्वारा, लसिका के द्वारा या फिर अस्थि के द्वारा। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यकृत के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक पादप हार्मोन जो पौधे में वृद्धि का कार्य करता है, वृद्धि का घटक है, यानी कि वृद्धि पौधे की जो वृद्धि के लिए जो सहायक हार्मोन है उसका नाम बताना है। तो वो होता है आपका ऑक्सिन मुख्य रूप से। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं, यानी जो न्यूरॉन होता है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, उसका जो छोटा जो तंतु होगा फिलामेंट उसको क्या बोलेंगे, एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, एक्सोन। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। एड्स किसके कारण होता है, जो एड्स होता है AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये किसके कारण होता है जल्दी बताइए। तो ये जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताना है आपको। अब हम लोग बात कर रहे हैं मैथ में हम लोग आ गए हैं बच्चों। चलिए हमारा साइंस का जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। 90 हम लोगों ने मुख्य रूप से साइंस का देख लिया। अब इधर हम लोग 70 80 90 हम लोग मुख्य रूप से मैथ का देखेंगे, क्योंकि पूरे साइंस से आप लोग का कितना क्वेश्चन रहता है बच्चों, 40 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 80 में से 40 बनाना है, लेकिन आपको मैथ में 50 ऑब्जेक्टिव आएगा बच्चों। तो इसलिए हम लोग को मैथ में ज़्यादा ना देखेंगे, तो मैथ को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आप लोग क्या करते हैं, जो चीज़ आप लोग को अच्छा लगता है उसमें ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, और मैथ हुआ या फिर हिंदी हुआ या फिर संस्कृत हुआ या फिर उर्दू हुआ वो सब में ध्यान ही नहीं देते, जो आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाता है। इसलिए ज़्यादा साइंस में पढ़ा हुआ नहीं रहिए। साइंस में आपका कितना मार्क्स है, टोटल 80 मार्क्स है। 20 मार्क्स तो आपका प्रैक्टिकल में आपका हाई स्कूल वाले के पास है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग हाई स्कूल के सर से, हाई स्कूल का हेडमास्टर से, किसी से भी दोस्ती कर लो अच्छी तरह से। अभी जो है
अभी जो है आप लोग को रंगदानी नहीं करना है हाई स्कूल में जाकर के, सीधा सीधा दोस्ती करो, सर को चाय ताय पिलाओ, कुछ करो और जाकर के सीधा क्या करो, प्रैक्टिकल का पूरा पूरा मार्क्स लो। कम से कम 20 होना चाहिए बच्चों, 20, 20 में से 20 मांगो, नहीं होता है तो 19 से तो नीचा नहीं होना चाहिए, 19 लेकर के आपको आना है, ठीक है, प्रैक्टिकल। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग मैथ का। निम्न में सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताना है, तो हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी एक है, तो एक हमारा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, तो 144 का हम लोग क्या कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, 2, 2 गुना 2, फिर इसका पर हम लोग 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, उसके बाद करेंगे मुख्य रूप से बच्चों 16 या 48, 48 था 144, तो यहाँ पर हमारा मुख्य रूप से क्या हो गया बच्चों, हमको पता ये चला कि टोटल कितने यहाँ पर दो आए हैं, दो दो कितना बार आए हैं, 4 बार, तो हमारा 4 बार 2 आए हैं, इसलिए 2 का घातांक 4 हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि ए और बी अभाज्य संख्या हैं तो ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक होगा, यानी कि ए और बी अगर मुख्य रूप से अभाज्य संख्या है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा बच्चों, लघुत्तम और समापवर्तक जो होगा मुख्य रूप से वो होगा ए गुना कितना होगा बच्चों, ए गुना बी, ठीक है, एलसीएम जिसको बोलते हैं एलसीएम, और एचसीएफ पूछेगा तो 1 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो दोनों का गुणनफल, तो हम लोग जानते हैं बच्चों सबसे छोटी जो मुख्य रूप से भाज्य संख्या होती है वो होती है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। इसका गुणनफल पूछेगा तो आपको बताना है 4 दूना 8, इसका दोनों का योग पूछेगा तो 4 + 2 = 6, और दोनों का भाग पूछेगा तो 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आपको बनेगा आपको वहाँ पर आंसर कर देना है, तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है √5 एक है, √5 कैसी संख्या है, तो √5 एक आपका अपरिमेय संख्या है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका बच्चों 96 नंबर का, जल्द ही हमारा सेंचुरी लगने वाला है। चलिए 22/7 कैसी संख्या है, 22/7 पाई का मान होता है जो आपका परिमेय संख्या है। अगर आपको पूछेगा पाई कैसी संख्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, और आपको अगर पूछेगा कि 22/7 पाई का जो मान है वो क्या है, वो परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है बहुपद x² - 11 के शून्यक है, यानी x² - 11 का अगर शून्यक निकालेंगे तो कितना होगा, तो हम लोग शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, x² - 11 बराबर कर देंगे 0, और x इधर रह जाएगा, x² बराबर इधर हो जाएगा 11, और इधर से हम लोग स्क्वायर हटा देंगे तो प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस √11, प्लस माइनस √11 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों, प्लस माइनस √11 हमारा दिया हुआ है ऑप्शन डी में। सही से सारे ऑप्शन को देखिएगा, देखिए बहुत ही तो यहाँ पर अंतर आपको पता नहीं चलेगा बच्चों ऑप्शन में, इसलिए आप लोग को सही से सारे ऑप्शन को देख करके टिक कीजिएगा। प्रश्न संख्या 98 है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, पर बहुपद आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है बहुपद होगा। x² - 5x + 4√x, रूट के अंदर x है तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर x का पावर पूर्णांक में नहीं है, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर रूट के अंदर x है, पूर्णांक ये नहीं होगा। यहाँ पर मुख्य रूप से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन में x जो है प्रमुख से x का जो पावर है वो मुख्य रूप से पूर्णांक में है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर का, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, जो जितना घात होगा, घात की संख्या जितनी होगी, मान लीजिए घात की संख्या 2 है तो शून्यक कितने होंगे, शून्यक भी 2 होंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 100 हुआ, आपका सेंचुरी पूरा हुआ इस सेशन में। बहुत फास्ट में हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, राजधानी एक्सप्रेस की तरह। चैनल में न्यू है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी। चलिए प्रश्न है घातांक 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो घातांक जब 1 होगा तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, जब घातांक 2 होगा तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, जब घातांक 3 होगा तो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद, जब 3 से अधिक 4 4 4 5 हो तो उसको बोलते हैं बहुपद, सीधा सीधा पॉलिनोमियल, बहुघाती बहुपद। अगला प्रश्न है 101 नंबर का, एक रैखिक समीकरण का घात होता है, तो रैखिक समीकरण का घात कितना होगा बच्चों, 1 होता है। अब यहाँ पर एक कहीं पर ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका डी ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ, कहीं पर नहीं दिया हुआ, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है यदि चर में 2 रैखिक समीकरण के एक हल अनंत हो तो उनके आलेख कैसे होंगे, यानी 2 आपका मुख्य रूप से रैखिक समीकरण है और उसका आपने हल निकाला और क्या है अनंत निकल गया, क्या हो गया अनंत, तो उस वो दोनों रेखाएं जो होगी वो कैसी होगी, समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी, तो संपाती हो जाएगा बच्चों, आप लोग को तो मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, समीकरण आपको बताना है, तो ये आपका द्विघाती समीकरण नहीं है, ये बहुपद है। यहाँ पर ax² - bx + c ये आपका समीकरण है, क्योंकि बराबर के उस पर 0 दिया हुआ है और यहाँ पर x का घात 2 है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अच्छा -b/a में यहाँ पर आपका देखेंगे x² + 2x - 3 में, तो x का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा a, और b कौन होगा बच्चों 2,
और -3 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस बी माइनस लगा देंगे, बी का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 1, तो -2/1 2 -2 हो जाएगा। तो -2 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण x² प्लस 6x माइनस 8 का घात कितना है। तो हम जब देखेंगे अच्छी तरह से x² प्लस 6x माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि घात x का जो घात है वो है आपका 2, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा बच्चों, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx बराबर c के मूल a और b हो तो a और b का मान कितना होगा, यानी a प्लस b का मान कितना होगा, यानी कि दो इसका समीकरण, दो इसका मूल है यानी शून्यंक है, तो a और b और a प्लस b का पूछ रहा है यानी कि शून्यंकों का योग। तो हम लोग जानते हैं शून्यंकों का योग होता है -b/a, -b/a के लिए हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ ऑलरेडी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो उसका सीधा सीधा जो शून्यंकों का योग होता है -b/a ही हो जाता है। तो -b/a हमारा ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब AP के प्रथम पद यानी जब समांतर श्रेणी के प्रथम पद 2 हो और सार्वंतर 3 हो तो हमारा AP का 3 पद कितना होगा। तो ए हमारा है 2 और सार्वंतर यानी कि डी है हमारा 3, तो हम इस प्रकार से निकालेंगे A1 बराबर हो गया 2, A2 बराबर कितना होगा, तो A2 बराबर होगा A प्लस डी, ए प्लस डी में हमारा कितना होगा, तो ए की जगह आपका 3 रख दीजिए, 2 रख दीजिए और डी की जगह 3 रख दीजिए, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 5, यानी हम क्या करेंगे जोड़ते जाएंगे इस प्रकार से। तो हमारा हो जाएगा AP 2 5 8 8 3 11 11 3 14, इस प्रकार से जोड़ते चले जाएंगे। अगला प्रश्न, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, 2 5 8 2 5 8 हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 108वें नंबर का प्रश्न है समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का जो है मुख्य रूप से 12वां पद क्या होगा। तो 12वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, 12वां पद के लिए A12 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है 5 प्लस n माइनस 1 तो n कितना है बच्चों 12, तो 12 माइनस 1 गुना डी कितना होगा बच्चों, तो 8 से 5 A2 माइनस A1 कीजिए तो 8 से 5 चला जाएगा कितना होगा 3, तो 3 यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 12 से 1 चला गया 11 गुना 3, तो 11 33 33 और 5 कितना हो जाता है 38 38 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 होगा। हमको निकालने वाला पद यानी कि एन का मान निकालना बोला है, एन का मान निकालने वाला है यानी कि एनवा पद कौन सा है जो 88 है। तो हम लगा देते हैं एन बराबर कितना दिया हुआ है 88, तो इस प्रकार से हम लोग सोल्यूशन करेंगे बच्चों। एन बराबर 88, 1 सेकेंड बच्चों, एन बराबर हो गया 88, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दिए, एन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह कौन है बच्चों 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना होगा, तो 4 से 1 चला गया 4 से 1 चला गया 3 बराबर कितना है 88 88 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 88 से, या ये एक आपका उस पार चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 88 से 1 चला गया कितना बचेगा 87। अब यहाँ पर इस 3 से इस 87 को भाग दे देंगे बच्चों, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 87 को भाग देंगे 3 दूना 6 3 नामक 27, तो 29 हो गया। अब -1 को उस पार भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 29 प्लस 1 कितना हो जाता है 30, 30 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ था, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पर किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, आप लोगों को समझ में आ जा रहा है आप लोग को आसानी से। 110वां नंबर का प्रश्न है समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का एनवा पद क्या होगा। एनवा पद का मान निकालने बोला है, एनवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन, ए का मान है 14 यानी कि 14 प्लस n माइनस 1, तो n का मान हमको निकालना है n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना होगा, तो डी का मान निकाल लीजिए 9 माइनस 14, 9 माइनस 14 करेंगे तो -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों -5। अब यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस करने का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको 5 से गुना कर दीजिए, तो -5 गुना n तो -5n, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस और 5 गुना 1 कितना हो जाता है 5। अब यहाँ पर आप लोग करेंगे तो 14 और 5 कितना होता है 19, 19 माइनस 5n, 19 माइनस 5n कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिंदु -12 -18 का भुज कितना होगा। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए यहाँ पर जो x और y जो निर्देशांक होता है, x निर्देशांक को भुज बोलते हैं, y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। तो हमको पूछ रहा है -12 और -18 में भुज पूछ रहा है, तो भुज हो जाएगा -12। अगला प्रश्न है y अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो आपको बताना है x बराबर 0। y अक्ष का समीकरण जब भी पूछेगा, y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो आपको बताना है x बराबर 0, और जब x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो आपको बताना है y बराबर 0, यानी कि एक दूसरे का विपरीत होता है। तो हमको पूछ रहा है y अक्ष का, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए x बराबर 0। अगर आपको पूछता है x अक्ष का तो आपको बताना था y बराबर 0। अगला प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। तो ये सीधा सीधा आपको फॉर्मूला पूछ लिया गया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है,
ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि थीटा का मान यानी ए का मान 90 डिग्री हो तो साइन 90 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री का मान कितना होगा? साइन ए माइनस कोस ए का मान कितना होगा? तो साइन ए की जगह आप रख दीजिए 90 डिग्री माइनस कोस ए की जगह रख दीजिए कोस 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोग लगा दीजिए फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो 1 माइनस 0 बराबर कितना होता है 1। अब यहाँ पर 1 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 है आपका, 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो 2 गुना कोस स्क्वायर 60, तो कोस स्क्वायर को बाहर रखिए तब तक। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। अब 2 दूना 4, यहाँ पर हो गया 1/2। 1/2 हमारा कौन सा मान दिया, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? 1/2 हमारा डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1045 डिग्री अनुपात 1060 डिग्री, दोनों का अनुपात कितना होगा? तो 1045 डिग्री का अनुपात होता है 1045 डिग्री का मान होता है 1 और 1060 डिग्री का मान होता है √3। तो 1/√3 यानी कि 1 अनुपात √3। 1 अनुपात √3 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 2 साइन ए बराबर 2 हो तो ए का मान कितना होगा? यानी कि थीटा का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, 2 साइन ए बराबर 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए यहाँ पर कितना हो गया 1, तो साइन ए बराबर हो गया 1। तो साइन ए कब होगा 1 के बराबर? तो जब ए का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री, यानी कि कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो हमारा 90 डिग्री डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक उदग्र स्तंभ की खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? वीडियो का लास्ट तक बने रहना है बच्चों। अभी हम लोग मैथ के बाद अभी सोशल साइंस भी अभी हम लोग को सोल्यूशन करना है, बहुत सारा चीज़ अभी सोल्यूशन करना है हम लोग को। 210 सोल्यूशन करना है बच्चों, अभी 118 ही हुआ है, अभी हम लोगों का 92 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए जल्दी बताइए, यदि क्या हो, एक उदग्र खंभे की ऊंचाई और उसकी जो प्रमुख से छाया जो है दोनों की लंबाई समान हो, यानी कि इस प्रकार से एक खंभा है इतना और इसका छाया भी उसी लंबाई के बराबर है, तो दोनों का हम लोग को मुख्य रूप से पूछ रहा है कि इसके बीच जो सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन कोण कितना होगा? तो ये होता है उन्नयन कोण। उन्नयन के लिए यहाँ पर हो गया थीटा। अब ये और ये दोनों का वैल्यू बराबर है, ये अगर मान लीजिए 1 है तो ये भी आपका 1 है, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये 1/1 यानी कि ये हो गया आपका पी और ये हो गया आपका बी। तो पी/बी में कौन रिलेशन आता है बच्चों? टेन थीटा। तो टेन थीटा फॉर्मूला लगा दीजिए, टेन थीटा बराबर होता है पी/बी। पी का मान है 1, बी का मान है 1, 1/1 कितना होता है? तो टेन थीटा बराबर हो गया 1/1 बराबर 1। तो 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो 1045 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 कौन सा ऑप्शन, 45 डिग्री कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए बच्चों, अभी मैंने बताया कि उसका जो है मुख्य रूप से खंभा की जो आपका मुख्य रूप से छड़ की जो लंबाई है वो है 1 और उसका जो छाया है वो है आपका √3। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा बराबर टेन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/√3। अब 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है? तो 10 डिग्री मान होता है 1/√3। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक उदग्र खंभे की छाया और उसकी लंबाई कितना है? 3 गुना है, यानी कि एक उदग्र की जो प्रमुख से जो खंभे की जो छाया है उसकी लंबाई का 3 गुना है, √3 गुना है। तो √3 गुना हो गया तो मतलब कि कितना हो गया बच्चों? अगर खंभे की छाया मान लेते हैं 1 तो उसका खंभे की छाया हो गया 1 गुना √3 मतलब √3। तो आप कर दीजिए टेन थीटा बराबर 1/√3। 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है? तो बी ऑप्शन। तो मतलब कि थोड़ा सा प्रश्न का थोड़ा सा भाषा में खाली चेंज कर रहा है, बस प्रश्न सही है, सेम है। एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? तो एक रैखिक समीकरण जो होता है उसका घात होता है बच्चों 1। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि चर में 2 रैखिक समीकरण का हल अनंत हो तो यहाँ पर आपका ये आपका बिल्कुल उसी प्रकार का प्रश्न है। 1 सेकेंड बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 6-7 जो प्रश्न है वो कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से ये सारे प्रश्न हम लोगों ने सोल्यूशन कर लिया था। आगे बात करते हैं कहाँ से शुरू होगा, तो हमारा जो ये भी प्रश्न हम लोगों ने अभी देख लिया ऊपर में, है ना, इसको भी देख लिया 28वां पद 88वां, ये भी देख लिया हम लोगों ने 19-5n। अब यहाँ से शुरू होता है नया। चलिए, एक सरल रेखा को खींचने में के बिंदु आवश्यक है तो के का मान कितना होना चाहिए? यानी कि एक सरल रेखा खींचेंगे आप तो उसमें 2 बिंदु की जरूरत पड़ती है। कितने बिंदु की जरूरत पड़ती है? 2। तो यहाँ पर के का मान कितना होना चाहिए? 2 बिंदु। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका ये कथन है कि 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है? तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए थेल्स साहब ने ये कथन दिया था कि जो जब भी 2 समान कोणिक त्रिभुज हो तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? हमेशा समान होता है और वही दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के लंबवत अगर कटान बिंदु क्या कहेंगे? यानी कि कोई त्रिभुज है और इसके तीनों शीर्ष से क्या ले लें? लंबवत निकाल लें, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो कटान बिंदु है इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं लंब केंद्र। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री होता है? तो अर्धवृत्त का कोण होता है बच्चों 90 डिग्री। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, यदि दो त्रिभुज समान कोणीय हो तो वो क्या होंगे? तो जब भी दो त्रिभुज समान कोणीय होगा तो वो हमेशा समरूप होगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार हम लोग, इसलिए फास्ट हम लोग थोड़ा सा तेज चल रहे हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? तो 16:9 है। तो उसकी संगत भुजा का अनुपात कितना होगा? देखिए क्षेत्रफल का अनुपात कितना है बच्चों? क्षेत्रफल का अनुपात है 16:9। अब हमको पूछ रहा है भुजा का अनुपात। तो भुजा का अनुपात क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? भुजा से ज़्यादा होता है, इसलिए भुजा का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों में रूट चला देंगे। इस प्रकार से हम लोग √16 अनुपात √9। तो √16 किसका होता है वर्ग? यहाँ पर 4 का, और 9 का कितना होता है? 3। तो 4:3 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 है। एक त्रिभुज है और वो त्रिभुज का नाम है ABC, और उसमें कोण ए का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, कोण बी का मान और BC का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, AB का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो AC का मान कितना होगा? यानी कि एक त्रिभुज है इस प्रकार से, और ए दिया हुआ है, ए का मान जो है 90 डिग्री है। उसके बाद बात की जाए AB का मान, तो AB का मान दिया हुआ है बच्चों मुख्य रूप से आपका कितना? 12 सेंटीमीटर। और AC का मान आपको निकालना है, जब ये ABC का मान आपको निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया आपका कर्ण। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आसानी से फॉर्मूला लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है रूट यानी कि जो AC का जो मान होगा, वो AC का जो मान होगा मुख्य रूप से क्या होगा बच्चों? यहाँ पर आपका इस प्रकार से निकालेंगे। 1 सेकंड बच्चों, यहाँ पर हम लोगों का त्रिभुज था इस प्रकार से, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया ए, और उसके बाद ए से बी की दूरी 12 सेंटीमीटर, और बी से सी की दूरी ये दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर। तो हमको ए से सी यानी ये पूछ रहा है। तो ये हो गया आपका क्या हो गया? ये लंब का जो पी का जो परपेंडिकुलर होता है, इसका जो होता है फॉर्मूला, इसका होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 से 144 चलेगा, कितना बचेगा? 25। √25 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 5। 5 कहाँ पर है? 5 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, x बराबर -5 का आलेख कौन सी रेखा होगी? कैसी रेखा होगी? x बराबर -5। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ये आपका मान लीजिए x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। x बराबर -5 कहाँ पर होगा? -5 यहाँ पर आएगा। अब इस पर रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार से चल जाएगा, जो y अक्ष के समांतर होगा। तो y अक्ष के समांतर यहाँ पर दिया हुआ है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139 है, बिंदु 6-5 का x नियामक कितना होगा? तो बिंदु 6-5 का जो x नियामक होगा बच्चों, यानी कि भुज का मान पूछ रहा है, तो भुज का मान कितना होगा? 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदु 0,4 का भुज कितना होगा? तो बिंदु 0,4 का भुज कितना होगा? 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है? तो किस चतुर्थांश में? देखिए x क्या है बच्चों? प्लस में, और y का क्या है? y -3 है, तो -3 यानी कि माइनस में है। तो प्लस माइनस कौन सा इसमें आता है? कौन सा चतुर्थांश? तो हम लोग जानते हैं ये होता है प्लस और नीचे आता है माइनस, तो यह हो गया प्लस माइनस, ये हो गया चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? चतुर्थांश यानी कि चौथा वाला चतुर्थांश। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 है, मूल बिंदु से बिंदु -3 और -4 की दूरी कितनी होगी? तो जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालते बच्चों, सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं? x² + y² कर देते। तो x की जगह कौन है? -3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y की जगह कौन है? -4 का स्क्वायर, दोनों का जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। 25 का बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा? 5। 5 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? 5 इकाई डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बिंदु 2-3 और -2-3 के बीच की दूरी कितनी होगी? तो हम लोग फिर फॉर्मूला लगा देंगे, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। तो x2 - 2 और -x1, तो x1 की जगह कौन है बच्चों? 2 है, तो यहाँ पर कर देंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 की जगह 3 है और y1 की जगह 3 है, तो y2 - y1 करेंगे तो 3 - 3 हो जाएगा 0। ये हो गया खत्म। यहाँ पर बचा -2 और -2 कितना हो जाएगा? -4। -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4 इकाई कौन सा ऑप्शन में दिया है? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 144 का, त्रिकोणमिति से है ये प्रश्न। tan थीटा बराबर 4/3 हो तो sin थीटा और cos थीटा का मान कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर होता है p/b, तो p का मान हो गया 4 और b का मान हो गया कितना? 3। तो हमको h चाहिए, क्योंकि sin थीटा का मान पूछेगा तो sin थीटा होना चाहिए p/h, तो h का मान तो हमको मालूम है नहीं। तो यहाँ पर h का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 3 जोड़ देते हैं। h जो होता है हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 और 9 हो जाएगा 25। 25 रूट अंदर बाहर निकलेगा तो 5। h का मान हो जाएगा 5। तो sin थीटा बराबर, sin थीटा और cos थीटा दोनों का योग पूछ रहा है, तो sin थीटा बराबर होता है p/h। तो p का मान कितना है? 4 और h का मान कितना है? 5 प्लस cos थीटा बराबर होता है b/h, तो b का मान है 3 और नीचे हो जाएगा 5। तो दोनों को जोड़ दीजिए, एलसीएम हो जाएगा 5।
4 और 3 दोनों को जोड़ देंगे तो 7, 7/5, 7/5 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 7/5 हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक करके आप लोग को फटाफट करना है। अगला प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर, यदि 4 टेन थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान कितना होगा, तो 4 टेन थीटा बराबर 4 हो तो 4 4 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी कि 1 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 1 तो टेन कितना डिग्री का मान 1 होता है, 45 डिग्री। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर है, कोसेक थीटा के बराबर, तो हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा के बराबर होता है बच्चों 1/sin थीटा, 1/sin थीटा ही कोसेक थीटा के बराबर होता है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो हम लोग को यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ दिया है। 1 प्लस जो कोट स्क्वायर थीटा होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान कितना होगा, तो कोट ए हम लोग जानते हैं कोट ए बराबर 50 कितना है बच्चों 8, और ये 15 उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 8/15। हम लोग जानते हैं ये हो जाता है आपका बी और नीचे वाला हो जाता है पी, तो हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा एच। एच का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का जो है वर्गों का योग कर लेते हैं। तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, और 225 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा बच्चों 289। 289 किसका वर्ग होता है, तो 17 का। तो हमारा एच का मान निकल गया 17। अब हमको पता चल गया कि यहाँ पर हो गया आपका बी का मान हो गया 8, पी का मान कितना हो गया बच्चों 15 और एच का मान कितना हो गया आपका 17। तो हमको पूछा है साइन थीटा का मान, साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर होता है P/H। पी का मान है आपका 15, देखिए यहाँ पर पी का मान 15 और एच का मान अभी हम लोगों ने निकाला 17, तो 17 15/17 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 15/17, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10π/2 का मान कितना होगा, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री। तो हमको पूछ रहा है 10π/2 तो 180/2, π/2 मतलब कि 180/2, 180/2 मतलब कि 90 डिग्री। तो हमको पूछ रहा है 10 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो 10 90 डिग्री का मान आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं। 10 90 डिग्री का मान निकालने के लिए हम लोग करते हैं साइन 90 डिग्री बटे कोस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, 1/0 करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है अपरिभाषित। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा गुना 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा गुना 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा, और दोनों साथ में हो तो दोनों कट जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर को हम लोग कर देंगे सीधा 1/कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 1 × 1 1 हो जाएगा। 1 हमारा डी ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक खंबे की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात √3:1 है तो उसका सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो हमको यहाँ पर निकालेंगे सीधा सीधा बच्चों फॉर्मूला लगा करके टेन थीटा बराबर यहाँ पर लगा देंगे √3/1। ठीक है, ऐसे कर देंगे आप लोग। यहाँ पर इस प्रकार से मैंने ऊपर में बता ही दिया आप लोगों को, तो इस प्रकार से करेंगे तो हमारा फॉर्मूला लगा जाएगा पी और बी में। तो यहाँ पर √3/1 कितना होगा √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो 10 60 डिग्री मान। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, यानी एक 6 मीटर है ऊंचा खंबा और इसका जो छाया है वो है आपका 2√3। अब हमको पूछ रहा है ये उन्नयन को जो कोण है उन्नयन का कोण वो कितना डिग्री होगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं फॉर्मूला टेन थीटा बराबर पी, ये हो गया पी और ये हो गया बी। P/B 6 मीटर बटे 2√3 मीटर, तो 2 तिया 6 हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर 2 तिया 6 और √3 से √3 कट जाएंगे तो √3 ऊपर बचेगा। तो 10 कितना डिग्री मान √3 होता है, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी ये आपका वृत्त है, इस वृत्त पर टोटल आप कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक पर एक इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच, यानी कि अनंत हम लोग स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई रेखाएं कैसी होती है, यानी कि ये आपका वृत्त है और इस वृत्त का यह है आपका व्यास, ये व्यास, और इस व्यास के दोनों सिरों से खींची गई जो रेखाएं हैं ये कैसी होगी, तो एक दूसरे के समांतर होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि जो है ये व्यास है और व्यास के दोनों यहाँ पर जो खींचा जाएगा मुख्य रूप से दोनों के बीच की दूरी केंद्र से कैसी होगी, समान होगी। तो ये हो गया आपका समान दूरी होता है तो वो होता है आपका समांतर। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, यानी कि कोई एक बाह्य बिंदु है, यहाँ पर एक बाह्य बिंदु है और यहाँ से आपका 2 स्पर्श रेखा खींच दिए, तो इन दोनों की स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, तो हम लोग जानते हैं बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की खींची गई लंबाई की जो दूरी होती है वो हमेशा समान होती है, एक दूसरे के बराबर होगी। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कि 2 वृत्त है और वो एक दूसरे को अंतर यानी कि अंदर रूप से मुख्य रूप से अंतर स्पर्श करती है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाती है, एक हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 157 नंबर का, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो देखिए एक त्रिभुज है, एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और इस क्या क्या किया था बच्चों, उस पर
दो समांतर रेखाएं खींची जाती है, तो दो समांतर खींच दी हम लोग रेखा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 6 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये भी 6 मीटर होगा, क्योंकि ये भी आपका केंद्र से उतनी ही दूरी पर है, यानी त्रिज्या के बराबर। तो 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर और 6 मीटर कितना हो जाएगा 12, यानी सेंटीमीटर में दिया है, तो 6 और 6 12, तो 12 सेंटीमीटर हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। जल्दी ही हमारा सोशल साइंस का सेशन आ रहा है बच्चों, लास्ट तक बने रहना है, और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं बच्चों, पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं। आप लोग के लिए इतना मेहनत करके लाया जाता है, पीडीएफ तैयार किया जाता है, इतना मटेरियल लाया जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न उठा उठा करके लाया जाता है, तो इसलिए आप लोगों का भी हक बनता है कि आप लोग क्या करें, ज़्यादा से लाइक करें, सपोर्ट करें, है ना। प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि कितना हो, 132 सेंटीमीटर हो, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr बराबर 132। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान हमको पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है 132। अब हम लोग क्या करेंगे, काट छाट कर देंगे। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाता है आपका 22 जो होता है 22 छः 132, 22 छः क्या होता है 132, तो 6 तो 2 या 6, यहाँ पर 3 हो गया, तो 3 गुना 7 का 3 गुना 7 होगा कितना 7 या 21, 21 हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिए 159वें नंबर का। एक शंकु की त्रिज्या क्या है, आर है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, एच है, तो उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम निकालने बोला है। तो हम लोग जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3πr²h, 1/3πr²h, याद रखेगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है। ये क्वेश्चन प्रायिकता से दिया हुआ है आपका, तो एक निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है बच्चों वो होती है 1, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी को, अब हमारा आ गया बच्चों गणित हमारा समाप्त हो गया, साइंस भी समाप्त हो गया, सोशल साइंस भी अब हमारा ये साइंस समाप्त हो गया और मैथ समाप्त हो गया। अब हमारा सोशल साइंस शुरू करने वाला है, ठीक है। सोशल साइंस का हम लोग 20, यहाँ पर मुख्य रूप से सोशल साइंस का भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। आप लोग को बताना है कि किस पार्टी से निकला है आपका भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय क्रांति दल, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की जो स्थापना हुई थी किस राज्य में हुई थी, दलित पैंथर, तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों वो हुई थी महाराष्ट्र में, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र से ही हमारा था कौन बच्चों, जो संविधान का जो निर्माता था मुख्य रूप से, जिसको बोलते हैं संविधान का पिता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, और वो महार जाति से था। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, यानी कि पंचायती राज जो व्यवस्था की गई किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो 74वां संविधान संशोधन सन 1900 कितना में बच्चों, 1993 में लागू हुआ था, 1992 में इसको लाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। जो बलवंत राय मेहता जो समिति थी बच्चों, वो कमेटी, उन्होंने जो मुख्य रूप से पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो किया था, तो यहाँ पर कितनी राज व्यवस्था की जो सिफारिश की थी कितनी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 63, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना जो की गई थी कहाँ की गई थी, तो भारत में प्रथम जो मुख्य रूप से नगर निगम की स्थापना की गई थी वो आपका मद्रास कहाँ पर पड़ता है बच्चों आपका, तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है मद्रास, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन 50% किस राज्य में दिया गया, तो हमारा बिहार राज्य में सीएम नीतीश कुमार ने दिया था, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होती है। जो दल बदल कानून है बच्चों, एक नेता इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, तो मुख्य रूप से ये किस पर लागू होती है, तो ये लागू होती है एमपी और एमएलए पर, यानी कि संसद और विधायकों पर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, यानी कि एक खराब परिणाम क्या है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा अलगाववाद, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, यानी कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है, तो वो लिखी है आपका चाणक्य ने। चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य, इसी का एक नाम है और बच्चों विष्णुगुप्त। तो चाणक्य किसके दरबार में रहता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था चाणक्य। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है, यानी कि कौन सा जो देश है जिसकी संघीय व्यवस्था मुख्य रूप से अलग सारे देशों से अलग है, तो यहाँ पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी संघीय व्यवस्था जो है अन्य देशों की तुलना में अलग है। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे मिलती है, किससे प्रभावित होती है, तो भारत का जो संघीय व्यवस्था है वो मुख्य रूप से कनाडा से मिलती है बच्चों, कनाडा से प्रभावित है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कनाडा की राजधानी कहाँ है, तो कनाडा की राजधानी ओटावा, कहाँ पर है बच्चों, ओटावा। ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं का सूची है, यानी कि जो प्रमुख रूप से जो भारतीय संविधान की जो अनुसूची है, कौन से अनुसूची में भारतीय भाषाओं को रखा गया है, राष्ट्रीय भाषाओं को रखा गया है, तो हमारा 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को रखा गया बच्चों, तो 22 भाषाओं को रखा गया। टोटल कितने अनुसूची है हमारे संविधान में, तो 12 अनुसूची है, ठीक है।
अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा को चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, यानी कि राज्य में जो भी विधानसभा जो चुनाव होती है उसका जो जिम्मेवारी है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो जिम्मेदारी आता है बच्चों राज्य इलेक्शन कमीशन, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसको बोलते हैं राज्य चुनाव आयोग। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है, यानी कि जो शिक्षा को जो रखा गया है मुख्य रूप से संविधान की कौन सी अनुसूची में, तो अनुसूची कौन सी रखा है, कौन सा सूची में बच्चों, समवर्ती सूची में, है ना। मुख्य रूप से कितनी सूची है, तो मुख्य रूप से आपका 4 प्रकार की सूची है, वैसे आपको ध्यान रखना है 3 सूची। एक है आपका केंद्रीय सूची जिसको बोलते हैं संघीय सूची, और एक होता है आपका राज्य सूची, और एक होता है समवर्ती सूची, और एक होता है बच्चों मुख्य रूप से अवशिष्ट सूची। ठीक है। अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा हुआ ये प्रश्न है। हुआ जो आंदोलन हुआ था ये आपका हु इन फूसो ने किया था बच्चों, वियतनाम में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनरल लो नोन किस देश का प्रधानमंत्री थे, जो जनरल लो नोन जो देश थे ये जो प्रधानमंत्री थे बच्चों कौन सा देश का, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस या फिर चीन। तो यहाँ पर आपका मुख्य रूप से क्या हो जाएगा बच्चों, कंबोडिया का ये आपका मुख्य रूप से क्या था, प्रधानमंत्री था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 178वें नंबर का प्रश्न है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुई थी, उस समझौता को किस नाम से जाना था, तो हनोई समझौता। कौन सा समझौता बच्चों, हनोई कहाँ पर है, वियतनाम की राजधानी है हनोई। अगला प्रश्न है आपका 179 नंबर का 179 नंबर का प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी, गांधी जी ने तो मुख्य रूप से जो साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी कौन से स्थान में, तो अहमदाबाद बी ऑप्शन। कहाँ पर है अहमदाबाद हमारा, तो अहमदाबाद है आपका गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है बच्चों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, वहीं पर आपका महात्मा गांधी जी का क्या हुआ था बच्चों, पैदाइश हुआ था, जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया, यानी कि खुद से शासन के बदले पर स्वराज, यानी कि हमारा क्या है बच्चों, स्वराज मुख्य से अधिकार, यानी कि हमको क्या अपना राज्य प्राप्त हो, इसके लिए कौन सा अधिवेशन में ये मुख्य रूप से प्रस्तावित किया गया था, सूरत, कोलकाता, नागपुर या फिर कानपुर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा से किस आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी, जो दांडी यात्रा से जो शुरुआत हुई थी कौन सा आंदोलन का, तो यहाँ पर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो मुख्य रूप से बच्चों गांधी जी ने जो भाग लिया था वो लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि बीच वाला में, प्रथम में भी नहीं, तृतीय में भी नहीं, बीच वाला में, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया था किसने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था बच्चों कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब और किसने किया था, बंगाल का जो विभाजन किया था वो किया था लॉर्ड कर्जन ने कब किया था, 1905 ईस्वी में। फिर बाद में जब खूब ज़्यादा क्या हुआ बच्चों, जब बहुत ज़्यादा विरोध किया तो 1911 में ही फिर कर्जन ने क्या किया, वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन जो है मित्र राष्ट्र नहीं है, तो यहाँ पर आपका जर्मनी आ जाएगा, मित्र राष्ट्र में नहीं है, आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, जो स्वराज पार्टी का जो आपका प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था बच्चों यूपी में, इलाहाबाद में, यूपी का इलाहाबाद में। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से किसने पावरलूम का आविष्कार किया था, तो पावरलूम का जो आविष्कार किया था वो क्या था, एडमंड कार्टराइट साहब ने। एडमंड कार्टराइट हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यू डील नामक नवीन आर्थिक जो नीति थी वो कहाँ पर लागू की गई थी, कहाँ पर लागू हुई थी, ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में। तो मुख्य रूप से ये कहाँ पर लागू हुई थी बच्चों, तो ये आपका जो है न्यू डील जो लागू हुई थी ये आपका अमेरिका में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश जो है मुख्य रूप से महाशक्ति के रूप में उभरा, तो यहाँ पर जब 1991 में रूस जो है उसका विघटन हो गया, 15 देशों में वो टूट गया बच्चों, तो उसके बाद मुख्य रूप से संयुक्त राज्य जो अमेरिका है ये महाशक्ति के रूप में उभरा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, दक्ष मीन्स होगा बच्चों दक्षिण, और एस मीन्स एशिया, यानी कि इन चारों में से आपको बताना कि कौन देश मुख्य रूप से दक्षिण एशिया का नहीं है, तो ये आपका जो है इंडोनेशिया, ये पूर्वी एशिया में आता है, दक्षिण एशिया में नहीं आता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रूसो किस देश का रहने वाला था, जो रूसो था ये किस देश का रहने वाला था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, आप लोग क्या मार देते हैं सीधा सीधा, रूसो नाम है तो रूस का रहने वाला होगा, लेकिन रूसो आपका फ्रांस का रहने वाला था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल हिलाल का संपादन किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उन्होंने क्या किया था, अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, यानी कि गुटेनबर्ग जो छपाई खाना था उन्होंने सबसे पहले जो छपाई की थी तो किसकी, तो छपाई किया था सबसे पहले उन्होंने बाइबल किसकी है बच्चों, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है ना। अगला प्रश्न है आपका
महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया था? महात्मा गांधी ने जो संपादन किया था इसमें से किसका, कौन सी पत्रिका का? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या फिर बिहारी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये यंग इंडिया, यंग इंडिया यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जगह। काउंट काबूर को विस्टर एम्यूनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? जो काउंट काबूर था उन्होंने जो विस्टर एम्यूनल को जो आपका क्या किया था, मुख्य रूप से नियुक्त किया था किस पद पर? तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के पद पर। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वियना सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की था? यानी कि कौन जो है कौन व्यक्ति ने, कौन मुख्य रूप से विद्वान ने मुख्य रूप से वियना सम्मेलन की क्या की था? मेजबानी किया था। लेनिन, बिस्मार्क, स्टालिन या फिर मेटरनिक? तो यहाँ पर हो जाएगा स्टालिन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी बच्चों? यानी कि जो आंतरिक रूप से जो भी देश के अंदर चलता था, मुख्य रूप से जो विद्रोह चल रहा था, क्रांति, उसको दबाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा, किसकी स्थापना की गई थी? तो आपको याद रखना है दलित पैंथर्स की। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत में जो आपका उपभोक्ता संरक्षण की जो घोषणा की थी कब की गई थी? तो 1986 में, 1986 में। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? विश्व उपभोक्ता अधिकार जो दिवस मनाया जाता है किसने, कितने को? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया गया था बच्चों, कब में? 1820, 1828, 1868 या फिर 1878 ईस्वी को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1868 में। किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से किया है बच्चों? कैंसर रोग के साथ गरीबी की तुलना किया था कौन अर्थशास्त्री ने, कौन इकोनॉमिस्ट ने? मार्शल साहब ने, कुजनेस साहब ने, पिगू ने या फिर इनमें से? तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो कुजनेस है, इन्होंने क्या किया था बच्चों? कैंसर रोग से इन्होंने क्या किया था? मुख्य रूप से गरीबी की तुलना की थी। अगला प्रश्न है आपका, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया? मानव विकास सूचकांक, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, इनमें से सभी? तो मुख्य रूप से यहाँ पर इनमें से सभी को यहाँ पर क्या किया था? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन इंडेक्स, मुख्य रूप से उसमें शामिल किया था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? आर्थिक नियोजन का मुख्य रूप से जो काम करती है बच्चों, वो भारत की कौन सी संस्था? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, नीति आयोग या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? तो यहाँ पर होगा राष्ट्रीय विकास आयोग, वही मुख्य रूप से आर्थिक नियोजन का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये किताब जो लिखा गया था किसके द्वारा? तो ये लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वीडन की मुद्रा का क्या नाम है? स्वीडन की जो मुद्रा है बच्चों वो है आपका करोना। क्या नाम है बच्चों? स्वीडन की जो मुद्रा है उसका नाम है करोना। आप लोग बताइएगा तो स्वीडन की राजधानी कहाँ पर है, जल्दी से बताइए तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान कौन है? तो भारत का अगर पूछा जाए तो आरबीआई, सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है बच्चों वो शिक्षा। यदि मानव को शिक्षा मिल जाती है तो वो कहीं पर भी किसी प्रकार की क्रांति करके वो क्या कर सकता है बच्चों? दुनिया को बदल सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन का निर्वाह का मुख्य साधन है? भारतीयों के जीवन, भारत में रह रहे लोगों का जीवन का जो निर्वाह है मुख्य रूप से क्या है? तो आपका कृषि है, कृषि पर डिपेंड है बच्चों 80-60% आबादी। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रिया आती है? तो हम लोग 3 प्रकार का क्षेत्र पढ़े हैं बच्चों आर्थिक क्षेत्र का। प्रथम क्षेत्र जिसको बोलते हैं कृषि क्षेत्र, क्या बोलते हैं इसको? कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र को कृषि क्षेत्र का अंतर्गत आता है पशुपालन, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, उसके बाद खनन, ये आपका आ जाता है कृषि। तो कृषि के अंतर्गत ही हमारा आता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खनन आ जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषणों की गुणवत्ता निश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया था? तो सोने का जो भी आभूषण बनाया जाता है बच्चों, ज्वेलरी, तो उसके लिए मुख्य रूप से हॉलमार्क यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हॉलमार्क मुख्य रूप से इसी मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का आज का सेशन हो गया अचानक से समाप्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था आज का ये बच्चों, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। कहीं पर आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। अगर कहीं पर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्त यारों को, और जो है लाइक करना नहीं भूलिए बच्चों। आप लोग बिना लाइक करके चले जाते हैं सीधा, तो लाइक कीजिए बच्चों। ये हम लोगों को क्या करती है, मुख्य रूप से जोश दिलाती है, और जोश वो जज्बा भी जरूरी है हर चीज़ काम करने के लिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। पढ़ाई करते रहिए अच्छी तरह से। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।